अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। दो बड़े अहम इशू हैं। एक तो जनाब इलामा साद हसन रिजवी की दोबारा जो नज़रबंदी है उसका हुक्म कलअदम करार दे दिया है जस्टिस तारिक सलीम शेख लाहौर हाई कोर्ट के जज ने। दूसरी जो खबर है वो बड़ी अहम इस कॉन्टेक्स्ट में है कि जो हमारे यहाँ एक बात चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट में डिवाइड है, उसको ख़त्म करने के हवाले से बड़ा एक अहम कदम होगा। और जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस काजी फायजी साहब, इनको सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर वहाँ बैठे हुए अमल करना चाहिए और ट्रेडिशंस को बरकरार रखना चाहिए। ये मेरी ज़ाती राय है कि आज तक जैसे होता है मामलात कुछ और हैं। एवरीबडी नोज़, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मेरिट अप्लाई होना है और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट मेरिट अप्लाई करना चाहती है। अगर अकाउंटेबिलिटी होनी है तो अकाउंटेबिलिटी आइन और कानून के मुताबिक हो। मैं अभी तफसीली बात करता हूँ इससे, लेकिन पहले चलते हैं इलामा साद हुसैन रिजवी साहब के हवाले से। आपको याद होगा अप्रैल की बात है और मुज़ाकरात भी हुए, सारी बातें अपनी जगह है। फ्रांस ने क्या कुछ किया वो रिकॉर्ड की बात है, जज्बात वाला मामला है, मैं उसमें तफसीलात में नहीं जाऊंगा। लेकिन 210 FIRs हुई थी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़। उनमें उनके चीफ हैं साद हुसैन रिजवी साहब के ख़िलाफ़ भी, और 733 में से 669 लोग पकड़ लिए गए थे। वायलेंट क्लैशेस हुए थे और MPO की वायलेशन के हवाले से थी। और एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत बहुत कुछ हुआ। फिर यही बात होती रही कि इस तहरीक पर पाबंदी लगनी चाहिए। बतौर सियासी जमात आर्टिकल 17(2) को सामने रख लें कि पहले गवर्नमेंट ने बैन करना है, फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने जाना है। अभी तक सियासी जमात पाबंदी आपके सामने मौजूद है। फिर ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की कि एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत जब बैन ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, चंदे के हवाले से तो बात है, लेकिन बतौर सियासी जमात आप बैन नहीं कर सकते। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आना चाहिए था। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। वोट बैंक है, बहुत बड़ा एक वोट बैंक है। आपको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियाँ या दहशतगर्दी के हवाले से। फ़िरका हनफिया जो है, सुन्नी जो हैं, वो वायलेंट नहीं रहे कभी भी। अब जो वायलेंट इसमें रहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग थे, जिन्होंने आकर पूरा प्लान किया। वहाँ के लोगों ने जान के हालात ऐसे पैदा किए, वो कोई तहकीक और इन्वेस्टिगेशन तो हो नहीं सकी। मैं उस वक्त उनमें नहीं जाना चाहूँगा। पहली नज़रसानी के बाद रिव्यू बोर्ड बैठा, 3 जजेस थे उसमें, जिसमें मलिक शहजाद अहमद ख़ान, जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस सदाकत अली ख़ान। और 90 दिन का जब पीरियड एक्सटेंड हो गया उसके हवाले से तो रिव्यू बोर्ड ने सारा कुछ सुनने के बाद और हुकूमत की जो है ना एक्सटेंशन की प्ली डिसमिस कर दी थी। उसके बाद नई नज़रबंदी हुई। जुमे वाले दिन 1 अक्टूबर को बाकायदा लाहौर हाई कोर्ट के सामने समाअत हुई। अब वो जिक्र करते हुए बताया कि नज़रसानी बोर्ड ने 2 जुलाई को साद रिजवी की नज़रबंदी में तौसीक़ की हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद उन्हें इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत 10 जुलाई को दोबारा नज़रबंद किया गया। साद रिजवी के चाचा हैं अमीर हुसैन, उन्होंने ये चैलेंज किया था और मुअज़्ज़म बहरान पेश हुए थे, एडवोकेट, और डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद बाजवा पेश हुए थे। सरकारी वकील ने दलाइल दिए कि हुकूमत नज़रबंदी की मंजूरी जो है ना माजी से दे सकती है। एक्स पोस्ट फैक्टो के हवाले से बात कर रहे हैं और अदालती फ़ैसले मौजूद हैं। ये भी जिक्र किया उन्होंने रूल्स ऑफ बिज़नेस के साथ गैर मामूली सूरत हाल में काबीना की मंजूरी के बगैर अहकामात जारी किए जा सकते हैं, ये उन्होंने कहा है। और
ये सवाल पूछा कि आपने इस दहशतगर्दी के तहत नज़रबंद किया या मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, जिसे हम MPO कहते हैं, और दोबारा नज़रबंदी की नई वजूहात हैं कोई, वो बतानी पड़ेंगी। और उन्होंने मज़ीद कहा कि अदालत को मुतमिन करें कि साद रिजवी को इस्तेदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत नज़रबंदी की गई है, कोई इजाफी वजूहात मौजूद हैं। और उन्होंने बताया कि सूबाई इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इंटेलिजेंस और की सिफारिशात पर और शुरा अरकान के साद रिजवी के सारे जो लोग हैं ना, वो तो नज़रबंदी के लिए ख़त्म करने के लिए बेताब हैं। और सरकारी वकील के मुताबिक मजलिस शुरा रहाई के बाद दबाव बढ़ाएगी, एहतजाज करेगी, ये उनका कहना है। और इस पर अदालत ने करार दिया कि साद रिजवी की पहली नज़रबंदी और दूसरी नज़रबंदी की वजूहात एक जैसी हैं, सेम है, और वे वजूहात पेश करनी है, इसका जो बहुत ज़रूरी है। और सरकारी वकील से पूछा, जो 36 वज़रा के हवाले से उन्होंने बताया कि खतूत भेजे, 19 ने रजामंदी का इजहार किया, ये वो सारी चीज़ें रखी हैं। लेकिन अदालत ने आर्टिकल 9 का जिक्र है, आर्टिकल 14 का जिक्र है, 15 का, 16 का जिक्र है, राइट टू लाइफ की बात है, राइट टू मूवमेंट, ये बुनियादी हक़ हैं। तो इसलिए बड़े ध्यान से देखना पड़ता है। लाहौर हाई कोर्ट ने बहरहाल जो नज़रबंदी है वो कल अदम करार दे दी है इंतशार फैलाने के हवाले से। लेकिन लोगों को इस पर, आप लोगों को बहुत एतराज़ात आएंगे इस हवाले से, लेकिन हम कानून के मुताबिक चल सकते हैं, कानून से बाहर हम निकल नहीं सकते। और दहशतगर्द जितने पर्चे हैं वहाँ साबित करना अबैटमेंट के हवाले से, इट इज़ नॉट अ स्मॉल टास्क, इट्स अ हबिल टास्क। हुकूमत ने पूरी कोशिश की है अपने तौर पर, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। आगे चलते हैं। ये मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे लाहौर हाई कोर्ट की ऑफिशियल डायरी है। ये मैंने इसलिए रखी है साथ कि यहाँ रिटायर्ड जजेस जो मौजूदा जजेस हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, उनके नाम कई भूल जाते हैं तो याद आ जाते हैं। तो ये पकड़ने की असल वजह क्या है? आपको पता है पिछले दिनों जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर सिंध हाई कोर्ट के जज थे, जब उन्हें एलिवेट किया, एलिवेट तो नहीं मैं कहता, नहीं अपॉइंटमेंट कहता हूँ, आर्टिकल 177 के तहत, आर्टिकल्स 175 आपके सामने चल रहा होगा, 175 है जुडिशल कमीशन, मैंने बार बार जिक्र किया आपके सामने। और मैं आज जिक्र करने की वजह है जस्टिस दोस्त मोहम्मद, जिनका ताल्लुक़ पेशावर से था, वो फॉर्मर जज के तौर पर जो है मेंबर थे जुडिशल कमीशन के, उनकी रिटायरमेंट आने वाली। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 4 मोस्ट सीनियर जजेस होते हैं, वो नाम आपके सामने चल रहे होंगे, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस तारक मसूद, वो नाम आपके सामने चल रहे होंगे सारे, कि वो ये सारे मेंबर हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर पे वो 5-4 का रहा, और चूँकि इसके साथ मेंबर बाकी जो हैं फाकी वज़ीर कानून है, अटॉर्नी जनरल हैं और सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, यहाँ और पाकिस्तान बार काउंसिल ने अख्तर हुसैन को नामजद किया हुआ है। आपने देखा कि वहाँ, और मैंने PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट 939 बार बार मैं जिक्र करता हूँ, सीनियरिटी का कोई प्रिंसिपल नहीं है इस पर बड़ी वाज़ेह तौर पर। और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर आ गई, ये डिवाइड पहली दफ़ा आई, और ये डिवाइड तब से आ रही जब से जस्टिस काजी फाइज़ा के अगेंस्ट केस चल रहा है। इससे पहले इस तरह की डिवाइड मैंने नहीं देखी है माज़रत के साथ। इसीलिए मैं कहता हूँ जजेस को सोचना होगा सारे हवाले से, यानी देखिए अकाउंटेबिलिटी तो होनी है और हो के रहनी है यहाँ। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ जस्टिस मकबूल बाकर साहब को, जस्टिस काजी फायज़ ईसा को और जस्टिस तारिक मसूद साहब को यहाँ बैठना होगा, बड़े दिल का मुजाहरा करना होगा यहाँ। यानी इसमें कोई, यानी क्यों ऐसा शो किया जा रहा है कि जनाब यानी कुछ लोगों से कराया जा रहा है कि कोर्ट पैकिंग हो रही है, मनपसंद जजेस ला रहे हैं। कौन से मनपसंद जजेस ला रहे हैं यहाँ पर? जजेस वो आने चाहिए जो मेरिट पे हैं। मनपसंद का क्या ताल्लुक है यहाँ पर? और आज तक पहले ऐसा कोई नहीं होता रहा कि इस तरह के इल्ज़ाम जुडिशल कमीशन में लगते हैं, अभी लगे हैं ये, तो ये समझने की ज़रूरत है कि किसकी वजह से लगे हैं, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट। अब जस्टिस दोस्त मोहम्मद जो मेंबर हैं इसके मुताबिक वो रिटायर होने वाले हैं। आपको याद है अटॉर्नी जनरल ने ख़त भी लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस तैनात करने के हवाले से आप राय दें सुप्रीम कोर्ट बार से और पाकिस्तान बार काउंसिल से। और वो बुनियादी वजह जो चली आ रही है, जो आप और हम सब देखते आ रहे हैं, उसके बाद जस्टिस अहमद अली शेख को एडहॉक जज के तौर पर लाया गया, उनकी भी मंजूरी होगी लेकिन वो हलफ लेने नहीं आए। जस्टिस आयशा मलिक पे आकर फिर टाई हो गया ये। जस्टिस तारिक मसूद साहब, जस्टिस मुशीर आलम रिटायर हो गए और जस्टिस काजी फाइज़ साहब पाकिस्तान में नहीं थे, तो 4-4 से टाई हो गया। और मैं तो समझता हूँ बड़ा वाज़ेह तौर पर कि वो सुप्रीम कोर्ट की जज बन चुकी हैं।
कोई भी पटिशन दायर किया तो क्लैरिटी आ जाएगी। अब बहरहाल नया मेंबर जो है, अब नए मेंबर के लिए याद रखिएगा, आपको मैं बताता चलूँ, यहाँ हमारे चूँकि चीफ जस्टिस भी आ सकते हैं, नाम मैं बता देता हूँ आपको। चीफ जस्टिस साहब रहे हैं, अनवर ज़ईद जमाली रहे हैं, जस्टिस मियाँ साकिब निसार साहब रहे हैं, असीज़ सैयद खोसा रहे हैं, नासिरुल मुल्क रहे हैं, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी रहे हैं, यानी इनमें से आ सकता है जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस फैसल अरब, जस्टिस एजाज़ अफजल, जस्टिस शेख अजमत सईद, जस्टिस फ़कीर मोहम्मद कोकर, जस्टिस रहमत हुसैन जाफरी, जस्टिस सईद जाहिद हुसैन, जस्टिस खिलजी आरिफ हुसैन और जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान। देखें, और मैं जो समझता हूँ इनमें से 3 जजेस ऐसे हैं, जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस मकबूल बाकर, अच्छा, जस्टिस शेख अजमत सईद भी, जी बिल्कुल मेंबर आना चाहिए इन्हें, लेकिन जस्टिस शेख अजमत सईद तैयार होते हैं या नहीं होते वो एक अलग बात है। जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान बड़ा ज़बरदस्त नाम है। हमें यहाँ पॉजिटिव जो आपस में एक रवादारी कायम करे, जो मेरिट को देखे। अभी हम मेरिट को नहीं देख रहे हैं, अभी तो हमारा वो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है, मेरिट थोड़ा है सीनियरिटी का प्रिंसिपल, हम उसका इतलाक़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जनाब चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब बहुत बड़ा दिल है, बड़े आसान तरीके से सुप्रीम कोर्ट को चला रहे हैं। जस्टिस उमर बिन दयाल, व्हाट अ डिसेंट मैन, दीन के बहुत करीब, मैं उन्हें बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, वो असूलों पे पीछे हटने वाले आदमी नहीं है, और कोशिश उनकी यही है कि ये इबादत के तौर पर लेकर चल रहे हैं। तो जजी को इबादत समझें, उंगली उठे आपके सामने, जैसे इकबाल हमीदुर रहमान देखें आप, उंगली उठी थी, चले गए घर, इस्तीफ़े दे दिए उन्होंने इसको अपनी अना का मसला नहीं बनाया। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये ज़रूरी है इस अमर की कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस जो हैं ईमानदारी के हवाले से आए, कॉम्पिटेंस के हवाले से आए। ये पसंद और नापसंद मैं भी कहता हूँ नहीं आने चाहिए, लेकिन ये पसंद और नापसंद अपने तरीके से कि जो आपका नुक्ता नज़र लेके चलें, ये सो कॉल्ड जो लिबरल यहाँ पर कुछ इकट्ठे हो गए हैं उनका नुक्ता नज़र लेके चले, ये पाकिस्तान के लिए किसी तरह भी बेहतर नहीं है। अब तक मैंने पोजीशन रख दी है, और मोस्ट फेवरेट जो मैं समझता हूँ जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस फैसल अरब, जस्टिस शेख अजमत सईद और जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान, ये मोस्ट फेवरेट हैं, और इन्हीं में से कोई ना कोई जज आना चाहिए जो मेरिट पे सारी चीज़ें देख सकेगा, जो चीज़ों को आसान तरीके से हल कर सकेगा। ये नहीं कि जस्टिस दोस्त मोहम्मद की तरह कितनी कंट्रोवर्सीज़ पैदा की उन्होंने, और वो असल में वही फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हैं जो जस्टिस वक़ार सेठ रहे हैं, उस हवाले से वो माइंड सेट रखते हैं। भाई मेरिट की बात करें आप। प्रोग्राम में एक बात मैंने बहुत ज़रूरी करनी थी, वो चेयरमैन नैब के हवाले से, अमेंडमेंट्स के हवाले से। वो अमेंडमेंट्स तकरीबन फ़ाइनल हो गई हैं, उसमें एक्सटेंशन हो रही है, अपोजिशन लीडर की मुशावरत कोई ज़रूरत नहीं है, अटॉर्नी जनरल ने भी तैयार की हैं और वज़ीर कानून ने भी तैयार की हुई हैं। एक जो बड़ा अहम मौजू है इसमें सुनने में ये आ रहा है कि जो रिमूवल है, यानी आपने जब रिमूव करना हो चेयरमैन नैब को तो उसके लिए जुडिशल काउंसिल जाना पड़ता है। हालांकि इनके खिलाफ जावेद इकबाल साहब का रेफरेंस फाइल, उस रेफरेंस की कोई बुनियाद नहीं है, और इनकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही है। ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं, ये हम और सारा आप देखते आए हैं। उस पर काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन चूँकि मीटिंग नहीं हो सकी तो इसलिए मैं उस पर गुफ्तगू नहीं करूँगा, इसमें मैं अलहदा गुफ्तगू करूँगा। लेकिन ख़बर मैं बार बार आपको देते रहता हूँ कि जस्टिस जावेद इकबाल की एक्सटेंशन हो रही है। मीनिंगफुल कंसल्टेशन के लिए ख़त लिखा जा चुका है, या चला गया ख़त, या जाने वाला होगा ख़त। उसमें और जब अमेंडमेंट आ जाएगी तो मीनिंगफुल कंसल्टेंट की ज़रूरत ही नहीं, या कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं। कंसेंट का लफ्ज़ मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, यहाँ ज़रूरी नहीं है। आप जो नाम भेजें, नाम भेज के उस पर आए, और हुकूमत का इख्तियार अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। जहाँ तक रिमूवल वाला, मैं उस पर इतफ़ाक़ नहीं करता। आइन का आर्टिकल 209 अपनी जगह मौजूद रहना चाहिए। यानी अगर चेयरमैन नैब को निकालना है, अगर इसकी सिक्योरिटी नहीं है ना, तो फिर तो जो मर्ज़ी सियासी हुकूमत आएगी, जब मर्ज़ी चेयरमैन नैब को हटा देगी, अपनी मर्ज़ी का लगाएगी। इसलिए ज़रूरी है, जैसे ओम्बड्समैन वगैरह जहाँ एहतसाब का अमल है ना, वहाँ कॉन्सेप्ट ये है। तो अगर ये रिमूवल का बदलने की कोशिश करी तो मैं ऐलान करता हूँ कि मैं ये चैलेंज करूँगा, रिमूवल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से होनी चाहिए, उसके अलावा कोई भी रिमूवल जो है वो काबिल कबूल नहीं है। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।